बड़ी शिपिंग रूट्स में से एक है और देखते देखते ये जगह दुनिया के लिए एक टेंशन पॉइंट बन गई। मतलब हालात कितनी तेजी से बिगड़े, ये सोचने वाली बात है। अमेरिका ने ना सिर्फ उस समुद्री रास्ते पर कब्जा किया, बल्कि 10,000 सैनिक भी तैनात कर दिए। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने एक चीनी तेल टैंकर को भी रोक दिया, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया। अब इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दे दी कि वो 3 और जरूरी समुद्री रास्ते बंद कर देगा। और देखिए, ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये कानून की भी लड़ाई थी। दोनों ही देश अपने अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ की अलग-अलग व्याख्या कर रहे थे। असली सवाल ये था कि इस जरूरी रास्ते पर असल में किसका कंट्रोल है, और जब कानून साफ ना हो तो टकराव तो होना ही है। तो एक तरफ तो दुनिया में ये सब चल रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के अंदर क्या हो रहा था, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। जिस दिन दुनिया की नजरें होर्मुज पर थीं, उसी दिन भारत की सड़कें विरोध और प्रदर्शनों से गूंज रही थीं। और ये कोई एक ग्रुप नहीं था जो प्रोटेस्ट कर रहा हो। ट्रेड यूनियन से लेकर सरकारी कर्मचारी और यहाँ तक के किसान संगठन, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश में एक असंतोष की लहर दौड़ गई हो। हर किसी की अपनी अपनी मांगें थीं। किसी को महंगाई भत्ता चाहिए था तो कोई अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहा था। और ये सिर्फ नारेबाजी तक ही सीमित नहीं था, इसके नतीजे भी सामने आ रहे थे। जैसे हरियाणा में प्रदर्शन के दौरान 55 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो दिखाता है कि जमीनी स्तर पर तनाव कितना ज्यादा बढ़ चुका था। तो अब हमारे पास 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ एक इंटरनेशनल क्राइसिस और दूसरी तरफ देश के अंदर उथल-पुथल। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के बजट पर क्या पड़ा, चलिए अब वो देखते हैं। इसे सीधे सीधे कहें तो उस दिन की घटनाओं ने देश की आर्थिक हालत पर बहुत बुरा असर डाला। पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता का माहौल बना, उससे निवेशक डर गए। नतीजा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने लगा और हमारे लिए विदेशों से सामान मंगाना और भी महंगा हो गया। और इसका एक बड़ा नतीजा ये निकला, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो रैंक तीसरी थी, वो सीधे 6ठे नंबर पर आ गई। ये गिरावट हाल की घटनाओं और हमारी करेंसी की कमजोरी का सीधा नतीजा थी। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर आई महंगाई की मार। मार्च में थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन 3.88% पर पहुंच गया। ये 38 महीनों में, मतलब 3 साल से भी ज्यादा समय में सबसे ऊंचा स्तर था। इसका सीधा मतलब था कि फैक्ट्री से लेकर बाजार तक हर चीज महंगी हो रही थी। तो इसका असर आम लोगों की जेब पर कैसे पड़ा? देखिए, खाने का तेल 7% तक महंगा हो गया। फ्रिज, टीवी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनकी कीमतें 15% तक उछल गईं। और कुछ कंपनियों ने तो एक और तरीका निकाला, उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि साबुन और बिस्किट जैसे सामान के पैकेट ही छोटे कर दिए। दाम वही, सामान कम। इस आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच देश का राजनीतिक माहौल भी एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा था। संसद में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी और इस पूरी बहस के केंद्र में था महिला आरक्षण बिल। ये वो कानून था जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करने की बात करता था। और इन सारे संकटों के बीच ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। अब यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि बिल के आइडिया से लगभग सभी सहमत थे, लेकिन असली बहस इसे लागू करने के तरीके पर थी। सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर इसे लागू करना चाहती थी, पर विपक्ष का कहना था कि ऐसा करने से कुछ राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों, को नुकसान होगा। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, दुनिया में तनाव, देश में विरोध, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक खींचतान, तो एक बहुत बड़ी और उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। संक्षेप में कहें तो 16 अप्रैल 2026 वो दिन था जब भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव, घर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और इन सब का अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था जहां कई खराब घटनाएं एक साथ हो गई, या फिर ये आने वाले समय का एक संकेत था, एक ऐसी नई दुनिया का जहां ग्लोबल और घरेलू संकट बार बार इसी तरह एक दूसरे से टकराते रहेंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।